तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने चल रहे थे। कल एक क्वेश्चन आया था, भारती जी ने पूछा था कि GAAP गैप के बारे में। थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ। एक्चुअल में देखो, गैप जो होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक्चुअल में है तो ये प्रिंसिपल से रिलेटेड ही पूरा, ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमारे होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं बिजनेस में उन्हीं के बेस पे अपना काम होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनते हैं ना, वो भी इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये टर्म्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी मिलेगी, और जब हम प्रिंसिपल्स रीड करेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उस समय भी ये टर्म अपने को मिलेगी। इसके साथ एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो चलो हम पढ़ ही रहे हैं, सबको ही पता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा एक इंड एएस और होता है। मेरे हिसाब से कुछ को तो मालूम ही नहीं होगा कि इंड एएस भी होता है क्या और होता क्या है। इंड एएस क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका। हालांकि इंड एएस जहां तक मेरे को नॉलेज है अपने सिलेबस में नहीं है। लास्ट में सिलेबस आएगा तब हम देख लेंगे, क्योंकि पिछले सिलेबस में तो नहीं था। होगा तो हम इंड एएस को भी पढ़ना पड़ेगा अपने को थोड़ा बहुत। लेकिन ये है क्या, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी चाहिए। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इश्यू हुई है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जैसे इंडिया है, इंडिया में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू होते हैं। उसके बाद में आपको पता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गए, नाम इनका हो गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो हुआ क्या कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो IFRS से मेल नहीं खा रहे थे। IFRS तो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, आपको पता है। तो कुछ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे थे IFRS से। तो मैच नहीं हो रहे थे तो उसका फर्क क्या पड़ा? उसका फर्क ये पड़ा कि इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आता है, विदेशी निवेश आता है, तो विदेशी लोग जो थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरते थे। वो कहते थे हमें आपकी अकाउंटिंग की समझ नहीं आती, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग बोलते हैं। तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, तो हमारे को ये चीज पूरी समझ में नहीं आती। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए सन 2015 के बाद में एएस के साथ साथ इंडियन एएस, इसको शॉर्ट में हम इंड एएस बोलते हैं, इंड एएस और इश्यू किए जाने लगे। इंड एएस का खाली एक ही काम था कि इस इंड एएस को IFRS के स्टैंडर्ड से मैच करवाना। अभी तक हालांकि पूरी तरह से इंड एएस जो है वो बिजनेस में अप्लाई नहीं हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद ऐसा आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे हट जाएंगे, उसकी जगह इंड एएस नाम आ जाएगा। हालांकि है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सी, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है ताकि ये इंड एएस जो है वो IFRS के इक्विवेलेंट हो जाए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने को मिल सके। अब मैं बात कर रहा था गैप की। तो भारत में, इंडिया में बात करें तो जो नेशनल लेवल पर या लोकल लेवल पर गैप बनेगा हमारा, क्योंकि हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो नेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। उधर इंटरनेशनल अकाउंटिंग, देखो कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, एक देश अपने हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है तो उसके लिए नेशनल गैप ही अप्लाई होगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे यूके में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो सारे यूरोपियन कंट्रीज पे एक साथ अप्लाई होते हैं। सारी यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग नहीं बनाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
मतलब यूके ने बना दिया तो वो सारे मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके ऊपर कंप्लीटली अप्लाई होगा। तो उस केस में जो टर्म यूज होती है वो होती है इंटरनेशनल गैप। इंटरनेशनल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इंडिया में जो गैप है वो लोकल लेवल का है, नेशनल लेवल का है, और इंटरनेशनल गैप जो है वो यूके या दूसरी जो उससे रिलेटेड कंट्रीज है उनके ऊपर अप्लाई। हालांकि गैप का हम पूरी स्टडी जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ ही कर लेंगे, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट वहीं पे मैच करती है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी इसको दिया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ना अपने को जरूरी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, कल हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कहां तक पढ़ लिया था? 4 तक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 किस लिए है? प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब इस एएस के बारे में इसकी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है पहली बात तो, हालांकि बता देता हूं मैं डेट आपको, लेकिन इसका डेट वगैरह, डेट मैं आपको बताऊंगा। 7-8 एएस जो होंगे अपने टोटल 32 में से, 7-8 एएस की डेट याद रखनी जरूरी होगी आपको, बाकी सबकी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो इश्यू हुआ था AS5, ये इश्यू हुआ था नवंबर 82 में। उसके बाद इसमें संशोधन हुआ, रिवाइज हुआ, ये कब हुआ? 1997। ठीक है, डेट बता दी मैंने, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत है। सबसे बड़ी बात क्या है इसकी? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉफिट और लॉस के लिए केवल मात्र ये एक ही एएस बना हुआ है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5। प्रॉफिट और लॉस के लिए ये एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कभी भी कोई प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे उसका आंसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ही, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के लिए ये केवल एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ, ठीक है। इस चीज को एक तो ध्यान रखना। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 5 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के, ऑर्डिनरी आइटम्स डे टू डे एक्टिविटी। तो पहली बात तो इन ऑर्डिनरी आइटम्स को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो पार्ट कौन कौन से होंगे? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेंगे ऑर्डिनरी आइटम्स विद स्पेशल नेचर। ऑर्डिनरी आइटम्स विद स्पेशल नेचर। कुछ ऑर्डिनरी आइटम्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल नेचर के होते हैं, होते तो ऑर्डिनरी है, बिजनेस से नॉर्मल रिलेटेड ही होते हैं। जैसे मान लो आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, भाई पुरानी फिक्स्ड एसेट्स हो गई तो बेचनी पड़ेगी, बिजनेस की है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, लेकिन ये स्पेशल नेचर का आइटम हो गया क्योंकि रोज नहीं होता है। डे टू डे एक्टिविटीज में जो रोज होते हैं वो स्पेशल नेचर के नहीं होते, वो ऑर्डिनरी आइटम्स अलग होते हैं। स्पेशल नेचर का इसलिए कहा जा रहा है इनको क्योंकि ये रोज नहीं होते हैं, इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है ना। इसी तरह से कोई आप चेंज कर रहे हो, मान लो किस चीज का चेंज कर रहे हो, इन्वेंट्री के चेंज कर रहे हो, ठीक है ना,
या जैसे कोई कानूनी बाधा आ जाए, अपनी लिटिगेशन जिसको हम कहते हैं, उसका कोई खर्चा कर रहे हैं, तो ये सब जो है वो है तो डे टू डे एक्टिविटीज, क्योंकि है बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन इनको हम स्पेशल नेचर के आइटम्स ट्रीट करते हैं। तो ये कहा गया कि इन आइटम्स को भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो इन आइटम्स को भी क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कैसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेपरेटली इन पी एंड एल अकाउंट। जब आप अपने पी एंड एल अकाउंट बनाओगे तो पी एंड एल में इन आइटम्स को तो ले लोगे, लेकिन आप इसको सेपरेटली डिस्क्लोज भी करोगे कि ये हमारे स्पेशल नेचर के ऑर्डिनरी आइटम। सेकंड नंबर पे बात करते हैं नॉर्मली जो ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, ये डे टू डे एक्सपेंस ही है, आपको पता है, और नॉर्मल ऑर्डिनरी आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड सेपरेटली डिस्क्लोजर। ठीक है, ये हो गए अपने सेकंड नंबर पे ऑर्डिनरी आइटम्स। थर्ड नंबर पे आएंगे अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होंगे, आग लग गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इनका हमें पता भी नहीं होता कि कभी हो भी सकते हैं, तो इनको हम हमेशा क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं उनको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो तो करना पड़ेगा, साथ में ये भी दिखाना पड़ेगा कि उनका आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया। मतलब सेपरेटली तो शो करना ही है, बट विद द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इनका हमारे प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा है वो भी अपने को शो करना पड़ेगा, वो भी आपको प्रदर्शित करना। तो ये ऑर्डिनरी आइटम्स जो है उनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक ऑर्डिनरी आइटम्स विद स्पेशल नेचर, एक ऑर्डिनरी आइटम्स जो जनरल होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज के, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। कौन से, स्पेशल नेचर मतलब जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो बिजनेस में, फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो, तो पुरानी होगी तो सेल तो करनी पड़ेगी और नए लेने भी पड़ेंगे। तो बिजनेस की है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, इसलिए आप इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे, पी एंड एल अकाउंट बनाओगे, तो आपको इनको सेपरेटली शो करना पड़ेगा, अलग से दिखाना पड़ेगा कि ये हमारे डे टू डे आइटम नहीं है, लेकिन है हमारे ऑर्डिनरी। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन हमने किया ऑर्डिनरी आइटम्स डे टू डे एक्टिविटी। सेकंड नंबर लेते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो होते हैं हमारे, उनमें चेंज करना। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में कैसे चेंज करते हो आप, जैसे मान लो आपने प्रोविजन चेंज किया, चेंज इन प्रोविजन, मान लो आपने बेड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाया हुआ था, पहले अमाउंट कुछ और थी, अब आपको लगता है बेड डेब्ट्स कम होगा या ज्यादा होगा, तो आप उसको क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है ना, मान लो एसेट्स की लाइफ चेंज हो जाए, चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट। भाई पहले आपने एसेट्स खरीदी थी तो आपने सोचा था इसकी लाइफ 10 साल है, तो आपने डेप्रिसिएशन 10 ईयर के हिसाब से लगाना शुरू कर दिया, लेकिन 5 साल 6 साल आपने चला ली, अब आपको लग रहा है अभी ये 7 8 साल और चल जाएगी, तो लाइफ चेंज हो जाएगी, तो आपका डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंजेज इन लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है ना, चेंजेज इन स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट,
एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे स्टार्टिंग में आपने डेप्रिसिएशन लगाना चालू किया तो हो सकता है स्क्रैप वैल्यू कम आपने आंकी थी या ज्यादा आपने एस्टिमेट की थी, लेकिन बाद में जब थोड़े साल निकल गए तो आपको लगा कि इसकी स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होगी तो चेंज होगा, तो आपका एस्टिमेट बदल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो चेंजेस होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, उस चेंजेस को भी आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे। लेकिन सेपरेटली शो तभी करना है जब वो चेंजेस वास्तव में मटेरियल हो। मटेरियल का मतलब महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, तो आपको उनको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। और मान लो वो चेंजेस आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आपको उनको शो करने की जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर मटेरियलिटी प्रिंसिपल काम करता है। अपने अकाउंटिंग में ना मटेरियलिटी प्रिंसिपल, वो इसके ऊपर काम। तो ये बात हो गई आपके चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर पे, प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं? अब जैसे मान लो कोई खर्चा है 4-5 साल पहले हो गया था, लेकिन उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम नहीं दिखा पाए, भूल गए या जानबूझ के नहीं दिखाया, कोई भी रीजन रहा, ठीक है ना। लेकिन अभी वो आइटम आपको दिखाना तो पड़ेगा आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि हुआ तो है ही है वो खर्चा, तो आपको दिखाना तो पड़ेगा। प्रायर पीरियड आइटम कोई भी हो, आपको उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसका सेपरेटली इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा, अलग से बताना पड़ेगा, सेपरेटली शो करना पड़ेगा। और प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी बताना, कोई भी प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है ना। उसके बाद में फोर्थ नंबर लास्ट आता है इसमें, चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताया था तो उसके साथ आपको बताया ही था, और उस समय ही आपको बता दिया था कि इसका रिलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 से है। अकाउंटिंग पॉलिसीज में आप यदि चेंज कर रहे हो, तो फिर से रिपीट कर देता हूं, 3 ही केस में चेंज कर सकते हो। यदि लॉ चेंज हो जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, और यदि आपको लगता है कि चेंज करने से आप बेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आप चेंज कर दो। लेकिन जब भी आप पॉलिसी चेंज करोगे तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ओल्ड पॉलिसी क्या थी, अब न्यू पॉलिसी क्या अप्लाई की है आपने, उसका रीजन क्या है, और उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सब चीजें आपको सेपरेटली बतानी पड़ेगी अलग से। तो ये फोर्थ पॉइंट है अपना, चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी। फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। ऑर्डिनरी आइटम्स डे टू डे एक्टिविटीज के, उसमें मैंने आपको अलग अलग बता दिया। भाई एकदम ऑर्डिनरी आइटम है तब तो उसको सेपरेटली शो करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी आइटम यदि विद स्पेशल नेचर है तो उसको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जैसे आग लग जाना, तो उनको सेपरेटली भी शो करना पड़ेगा और उनका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट भी बताना। उसके बाद बताया आपको चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट किसी भी तरह का चेंज हो रहा है तो उसको भी आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली शो करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो इम्पोर्टेंट है, मटेरियल है, महत्वपूर्ण है, तब तो शो करो। मटेरियल नहीं है तब शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं। प्रायर पीरियड आइटम के बारे में आपको बता दिया कि मान लो पुराना कोई खर्चा है या पुराना कोई इनकम है, वो आप पहले नहीं दिखा पाए किसी भी कारण से पिछले सालों में, और इस साल उसको दिखा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट अलग से आपको सेपरेटली शो करना। और अकाउंटिंग पॉलिसीज की चेंज की बात तो हमने 2 बार कर ली, AS1 में भी कर ली और AS5 में भी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान, ठीक है। ये हो गया अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5।
अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन पॉलिसी से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 इश्यू कब हुआ, तो ये भी नवंबर 82 में इश्यू हुआ था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 और 6 दोनों ही नवंबर 82 में इश्यू हो रखे हैं, लेकिन इसको रिवाइज्ड कब किया गया, इसको रिवाइज्ड किया गया 1994। इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है ये 6 की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना। तो अब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या क्या बातें इसमें अपने को देखनी। सबसे पहली बात तो करें कि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है। आप लोग जनरली डेफिनेशन जो यूज करते हो वो पूरी तरीके से सही नहीं है। जनरली आप लोग यूज ये करते हो कि भाई जब हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं तो यूज करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वो जो वैल्यू कम हुई है उसको हम डेप्रिसिएशन ये यूज करते हैं। लेकिन जैसे हम लैंड की बात करें तो लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, यूज कितनी कर लो भले आप, ये आप सबको पता है। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कैसे लिखी जानी चाहिए, एक्चुअल डेफिनेशन ऐसे लिखी होनी चाहिए, ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स देयर लाइफ इज डिक्रीज्ड। फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यू यूज करने से उनके जीवन काल में लाइफ में कमी हो जाती है, जिसके कारण से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। लाइफ वर्ड बीच में आना जरूरी, ठीक है ना। तो ये तो हो गई डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। उसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 जो है वो डेप्रिसिएशन के बारे में क्या क्या बातें कहता है उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ये कहता है कि आप एसेट्स को भले यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको डेप्रिसिएशन तो उस एसेट्स पे लगाना ही पड़ेगा। मान लो हमने कोई एसेट्स परचेज करके रख ली और उसको यूज ही नहीं किया पूरे साल ही, लेकिन फिर भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। हालांकि ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। भाई जब एसेट्स को यूज ही नहीं किया हमने तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों लगाए। ठीक है, कोई एसेट्स ऐसी है जिसकी एक्सपायरी डेट हो तब तो समझिए आए। अभी एसेट्स की एक्सपायरी डेट नहीं है और फिर भी आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो वो थोड़ा सा टेक्निकली अलग लगता है अपने को। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही कहता है कि कोई भी एसेट्स है भले आपने उसको यूज किया है या नहीं किया है, आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना। तीसरी बात, डेप्रिसिएशन जो लगना चाहिए वो सिस्टमेटिक वे में लगना चाहिए। भले आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, भले आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हो, एक सिस्टमेटिक वे में ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। मतलब हर साल बार बार बदल नहीं सकते आप। एक बार डब्ल्यूडीवी से लगा रहे हो तो डब्ल्यूडीवी से ही लगाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहे हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है ना। बार बार बदल नहीं सकते, सिस्टमेटिक वे में ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना। चौथी बात, डेप्रिसिएशन का मेथड आप यदि चेंज करना चाहते हो तो मेथड तो चेंज कब हो सकता है, अभी हमने बात की थी AS 5 में। मान लो लॉ चेंज हो जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाए या बेटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड चेंज करना चाहो कर लो, ठीक है ना। लेकिन यदि आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना चाहते हो तो उस मेथड का जो इम्पैक्ट डाला जाएगा वो रेट्रोस्पेक्टिव डाला जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से। बैक डेट से कैसे डाला जाएगा, थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। देखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है।
फॉर एग्जाम्पल हमने 2012 में एक मशीन खरीदी और उस मशीन पे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट किया। 2013 में भी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, 2014 में भी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, लेकिन 2015 में हमने ये डिसाइड किया कि अब हम अपना मेथड चेंज करेंगे और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिसाइड कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लॉ चेंज हो गया हो, एएस चेंज हो गया, कुछ भी हो गया हो, या बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए आप चेंज कर रहे हो, लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन आप लगाओगे उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव डालना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो 1 लाख रुपए की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन की रेट है, तो 3 साल तक आपने 10,000, 10,000 और 10,000, 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाया था स्ट्रेट लाइन मेथड से। लेकिन अब आप मेथड चेंज कर रहे हो, तो मेथड तो चेंज कर रहे हो, लेकिन इसका बैक डेट से इफेक्ट डालना पड़ेगा। बैक डेट से कैसे, कि यदि आप 2012 में 10% की रेट से WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते, तो डेप्रिसिएशन कितना लगता अपना, 10,000 रुपए लगता। 2013 में 9,000 लगता, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में तो कम हो जाएगा, और 2014 में 8,100 लगता। तो अभी तक आपने लगा दिया 30,000, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू उससे लगाते तो 27,100 ही लगता। तो ये जो 2900 का डिफरेंस है ना पीछे के पीरियड का, वो भी आपको इस 2015 में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे ज्यादा लग गया था, तो आपको 2015 में इतना डेप कम लगाना है। वो पीछे के बैक डेट का डेप आपको यहाँ एडजस्ट करना जरूरी होगा। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की। उसके बाद में कितने पॉइंट लिखे थे हमने, 4। फिफ्थ पॉइंट, यदि आपके एसेट्स की लाइफ चेंज हो जाए या स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए, तो उस केस में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इस केस में आपका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। मतलब बैक डेट से इफेक्ट नहीं डालना है। जैसे हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है ना, और उसका स्क्रैप वैल्यू हमने माना था 20,000, या लाइफ मानी थी हमने मान लो 5 साल, ठीक है। तो 1 लाख को 5 से डिवाइड किया, तो हर साल 20,000 का डेप्रिसिएशन हम लगा रहे। पहले साल 20,000 का लगाया, दूसरे साल 20,000 का लगाया, तो 1 लाख में से 40,000 का डेप लगा दिया, वैल्यू बच गई अपनी 60,000। वैल्यू कितनी बच गई, 60,000। अब हमें ऐसा लगने लग गया कि ये एसेट्स तो अभी 5 साल और चलेगी, 2 साल तो निकल गए, 5 साल और चलने वाली है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि भाई एसेट तो हमारी 60,000 की है और 5 साल चलेगी, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो अब हम हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 12,000 लगाएंगे, लेकिन इसका इफेक्ट बैक डेट से नहीं डालना है। अब इस साल से 12,000 लगना चालू हो जाएगा अगले 5 साल तक। पीछे तो जो 20,000 लग गया है वो लग गया, उसमें चेंज नहीं करो, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए 2 साल बाद में, आपको लगने लग जाए कि नहीं स्क्रैप वैल्यू 20,000 नहीं है, ज्यादा होगी, है ना, या कम होगी, तो आप उस केस में भी इसी तरीके से डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या करोगे, चेंज करोगे, लेकिन इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, इसमें एक बात और समझने की है कि IFRS जो है ना, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है अपने, वो तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का समर्थन ही नहीं करता है। IFRS तो ये कहता है कि कोई भी चीज का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होना ही नहीं चाहिए। क्यों हो रेट्रोस्पेक्टिव, है ना। तो अब जो नए इंड एएस बन रहे हैं ना, जो IFRS से हम जिनको कंपेयर करेंगे, जिनसे मैच करेंगे, तो इंड एएस में आप देखो कि इस चीज को हटा लिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को। लेकिन इंड एएस कैसे अप्लाई होंगे वो सब बाद की बातें हैं। फिलहाल हमें
एएस के बारे में पढ़ना है तो एएस के बारे में तो यही बात है कि ये इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, लेकिन यदि आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हो, जो लास्ट पॉइंट इससे पहले वाला बताया था आपको, मेथड चेंज कर रहे हो तब तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना है। और यदि लाइफ चेंज हो जाए एसेट्स की या स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए तो आपको इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। ठीक है, इसके बाद 6th पॉइंट, एक होता है कि कोई एसेट्स होती है हमारी, एसेट्स के साथ में एक पार्ट होता है मान लो, और हम उसके ऊपर दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मान लो ये हमारी कोई मशीन है और इसके साथ में एक छोटी मशीन और अटैच कर रखी है, और ये दोनों मशीनें एक साथ ही काम आ सकती है, अलग अलग काम नहीं आ। अब मान लो ये वाली मशीन है, इसकी तो लाइफ है अपनी 3 साल, और छोटे वाली मशीन है इसकी लाइफ है 5 साल। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे? डेप्रिसिएशन दोनों पे ही 3 साल का ही लगाएंगे, क्योंकि इस पार्ट को आप अलग करके और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो जब और कहीं यूज नहीं कर सकते तो भले इसकी लाइफ इससे 2 साल ज्यादा है, लेकिन वो काम क्या आएगी? कुछ काम आनी नहीं है। तो इंटीग्रल पार्ट जो होते हैं, ये जैसे एसेट्स है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। कोई भी एसेट्स का यदि इंटीग्रल पार्ट है कोई दूसरी एसेट्स, तो उस केस में डेप्रिसिएशन जो है वो दोनों में से जिसकी लाइफ कम होगी उसके बेस पे लगेगा, क्योंकि उसके बाद में वो एसेट्स यूज आएगी नहीं कभी। ये ध्यान रखना है। जैसे कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर होता है, उसके साथ हार्ड डिस्क भी होती है ना। आजकल तो खैर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आने लग गई है, लेकिन मान लो इंटरनल हार्ड डिस्क की बात करें, दोनों की लाइफ अलग अलग हो, तो अलग अलग है तो फिर जिसकी लाइफ कम होगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन। लेकिन प्रिंटर है, प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। प्रिंटर को तो आप खोल के दूसरे कंप्यूटर पे भी अटैच कर सकते हो ना। अब मान लो आपके कंप्यूटर की लाइफ तो है 5 साल, प्रिंटर की लाइफ है 10 साल, तो आप कंप्यूटर पे 5 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे, प्रिंटर पे 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्योंकि प्रिंटर बाद में भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज हो रही है या लाइफ चेंज हो रही है, इन सबको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट्स के रूप में। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आपने कौन सा मेथड यूज किया डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, लाइफ कितनी है एसेट्स की, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, ये सब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे एज नोट्स दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो केवल डेप्रिसिएशन की अमाउंट ही दिखाओगे, नीचे अलग से नोट्स में नहीं दिखाओगे उसको, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये सब चीजें आपको डिस्क्लोज भी करनी। ये है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर। ठीक है, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना रहे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड हुआ अभी पूछ लो, इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछना है। इंटीग्रल पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो मेरे पास में एक मशीन, चलो आपके पास में एक मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल के अंदर बैटरी भी है, बैटरी चलो रिप्लेस हो सकती है ना, बैटरी क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी, तो बैटरी का तो खैर कोई इश्यू नहीं है। मोबाइल के अंदर जो आपके मदरबोर्ड है, अब मोबाइल के मदरबोर्ड की लाइफ मान लो 3 साल है, और आपके मोबाइल की जो बाकी एसेसरीज है उसकी लाइफ 5 साल है। तो अब आप मदरबोर्ड पे 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे और मोबाइल पे 5 साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, पॉसिबल नहीं, क्योंकि मदरबोर्ड की लाइफ कम है। तो फिर आप दोनों के ऊपर ही, दोनों की कंबाइंड अमाउंट पे 3 साल का ही डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, इनको अलग नहीं किया जाता।
लेकिन बैटरी है तो बैटरी तो अलग हो सकती है, नई भी लग सकती है, पुराने वाली कहीं और भी काम आ सकती है, तो बैटरी पे फिर अलग डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये इंटीग्रल पार्ट है इसका, बैटरी इंटीग्रल पार्ट नहीं, चार्जर इंटीग्रल पार्ट नहीं। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? चलो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं हम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 किसके लिए है आप सबको पता है? पहले तो इश्यू कब हुआ? इश्यू हुआ दिसंबर 83 में और रिवाइज्ड हुआ 2002 में। इसकी डेट ध्यान रखना क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। किस चीज के लिए है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें दो चीजें शामिल होती है, कंस्ट्रक्शन भी शामिल होता है और डिसकंस्ट्रक्शन भी शामिल होता है। मान लो आपने कोई मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, और पुराने मकान को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब केवल ये नहीं है कि खाली कंस्ट्रक्शन करना है, यदि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हो, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, तो ये एक तो बात ध्यान रखनी है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 है, ये केवल और केवल कंस्ट्रक्शन के लिए ही बना हुआ है और किसी भी चीज के लिए इसको यूज नहीं किया, ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन इसको लिए यूज किया। ठीक है, लेकिन इसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मान लो कोई आपको सर्विस दे रहा है, कोई एजेंसी किसी भी चीज की सर्विस दी जा रही है ना, तो वो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, तो उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं हम। एक तो ये बात है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट तो आपको सबको ही मालूम है कि जैसे मान लो हमने 20 लाख रुपए में कोई मकान बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो ये तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, सोचने की बात ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब जनरली जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना जनरली पॉसिबल नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं पता कि भाई इसकी कॉस्ट कितनी आएगी इसकी। तो उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाता है? उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि भाई जितनी कॉस्ट लगेगी वो तो बाद में पता लगेगी, अभी तो मुझे भी पता नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट कितनी लगेगी, जितनी भी लगेगी उसमें आप 20% मेरा प्रॉफिट जोड़ देना और पैसा दे देना, यही हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी। तो मतलब इस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट पहले फिक्स नहीं हुआ, पहले आप जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करोगे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करोगे, उसके बाद में उसके ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड करके और कॉन्ट्रैक्टर को दे दोगे, तो ये केस जो है ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का केस है। ठीक है, तो दो तरह के इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो किसके बेस पे कैलकुलेट होता है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। मतलब आपने कितना काम पूरा कर दिया उसके बेस पे प्रॉफिट निकाला जाता है। खैर ज्यादा डिटेल में तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेस पे होता है। जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो 2 साल चलने वाला है या 3 साल चलने वाला है ना, और अभी 1 साल पूरा हुआ है, पूरा तो हुआ नहीं कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर हमने कितना प्रॉफिट अर्न हुआ ये कैसा पता लगेगा? तो आप क्या करोगे, 1 साल पूरा हो गया,
मान लो एक साल, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया मान लो 20 लाख, एक साल पूरा हो गया, ठीक है ना, एक साल तक आपका खर्चा लग गया 5 लाख। अब आप एस्टिमेट करोगे कि अगले 2 साल में और कितना खर्चा लग सकता है, तो आपने सोचा भाई अगले 2 साल में 11 लाख रुपए और लग सकता है, तो आप कहोगे 5 लाख तो लग गए, 11 लाख और लग सकता है, मतलब कुल मिलाकर अपना खर्चा कितना लगेगा इस कॉन्ट्रैक्ट पे, 16 लाख रुपए का लगेगा। तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे कि 16 लाख, 16 लाख में से हमने 5 लाख का काम कर दिया है, मतलब 5 लाख अपॉन 16 लाख मल्टीप्लाई 100, तो जितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया है बस उतने परसेंट प्रॉफिट अर्न मान लिया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि वो बात अलग होती है इसमें, वो तो खैर हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगी, रिटेंशन मनी वगैरह की जो बात होती है। जनरली जितना काम पूरा करता है कॉन्ट्रैक्टर उतना पैसा कॉन्ट्रैक्टी उसको देता नहीं, कुछ पैसा एक बार रोक लेता है ताकि फ्यूचर में यदि वो भाग नहीं जाए काम छोड़ के, अभी पूरा पैसा दे देंगे तो कल को काम छोड़ के भाग गया तो हमारा काम रुक जाएगा, तो उस केस में वो क्या करता है कुछ पैसा उसका रोक लेता है, वो सब खैर अलग मैटर है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे होगी, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन दो तरीके से ज्ञात हो सकती है, एक कॉस्ट के तरीके से, एक टाइम के तरीके से। ये जो अभी हमने ज्ञात की है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये कॉस्ट के बेसिस पे की है। देखो टोटल हमारा खर्चा होना चाहिए 16 लाख, उसमें से 5 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं, मतलब हमने कितने परसेंट काम पूरा कर दिया है उसकी परसेंटेज आ गई। लेकिन डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप टाइम के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने साल में पूरा होगा, कि भाई साहब 3 साल में पूरा होगा। अभी कितना साल हुआ है कि 1 साल हुआ है, मतलब 33.33% काम हमने कंप्लीट कर दिया। तो टाइम के बेस पे भी निकाला जा सकता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, और कॉस्ट के बेस पे भी निकाला, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू कितना मिलेगा। एक तो जैसे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका अमाउंट पहले से ही फिक्स हो गया है कि भाई 20 लाख में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 20 लाख आपको मिलेगा, ये तो चलो रेवेन्यू होनी है। लेकिन रेवेन्यू चेंज भी हो सकती है, कैसे चेंज हो सकती है, एक होता है एस्केलेशन क्लॉज, वृद्धि वाक्यांश। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पहले ही कॉन्ट्रैक्टी को कह देता है कि देखो मैंने, मान लो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में पूरा होगा, अब मैंने मटेरियल वगैरह जो प्राइसेज है वो तो आज के हिसाब से लिए, उस बेस पे आपको टेंडर दिया है मैंने काम करने का, लेकिन 5 साल बाद कल को मटेरियल की प्राइसेज खूब बढ़ गई तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। तो एक लिमिट तक बढ़ेगी तब तो वो कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि भाई 5 साल में मटेरियल की प्राइसेज यदि 20% तक बढ़ेगी तब तो मैं भुगतूंगा, लेकिन 20% से यदि ज्यादा बढ़ गई ना मटेरियल की या लेबर की, ठीक है ना, तो उस केस में आपको हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि 5 साल बाद मटेरियल का भाव क्या होगा। हमने तो आज के भाव के हिसाब से कैलकुलेशन की है ना, 5 साल बाद में कितना रेट होगा, कितना चेंजेस होगा, वो हमें भी पता नहीं है। तो एस्केलेशन क्लॉज इसके साथ जोड़ा जाता है। तो आपने 20 लाख में तो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया ही था, प्लस एस्केलेशन क्लॉज का पैसा भी आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। उसके अलावा कोई इंसेंटिव है, काम अच्छा किया तो आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल गया मान लो, तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा। कोई क्लेम है, मान लो आपका कोई काम खराब हो गया, नष्ट हो गया, इंश्योरेंस करवा रखी थी आपने, उसका क्लेम मिल गया तो क्लेम का पैसा भी इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन यदि कोई पेनल्टी लगी है तो वो इसमें से कम हो जाएगी। काम टाइम टाइम से पूरा किया नहीं आपने, 3 साल में पूरा करना था, लेकिन आप 3 साल में कम काम पूरा नहीं कर पाए, तो कॉन्ट्रैक्टी ने आपका कुछ पैसा काट लिया तो पेनल्टी लग गई तो वो कम हो जाएगी। तो ये तो होता है रेवेन्यू। अब कॉस्ट कैसे आएगी,
तो कॉस्ट, जितने भी डायरेक्ट खर्चे लगे हैं वो भी लेने हैं, इनडायरेक्ट खर्चे लगे हैं वो भी लेने हैं। कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है आपने, तो जितना खर्चा लगा है सब लेना है, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा यदि आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर में लॉस होगा, जैसे मान लो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने, ठीक है ना, अब 3 साल पूरे हो गए, खर्चा बहुत लग गया, जितने में कॉन्ट्रैक्ट लिया उससे ज्यादा खर्चा लग रहा है, मतलब आपने 10 लाख में कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है ना, और 3 साल में खर्चा लग गया 8 लाख, और आपको लग रहा है कि भाई 2 साल में 4 लाख और लगेगा, तो मतलब इसका तो ये हुआ कि आपका टोटल 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा 12 लाख रुपए लगेगा, जबकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो 10 लाख में लिया है। तो 2 लाख रुपए आपको अभी से एक्सपेक्टेशन होने लग गया है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपने को 2 लाख का लॉस होगा। तो लॉस होगा तो फिर लॉस के लिए पहले से प्रोविजन बना लेना चाहिए। ये तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है ही, आप लोगों को सबको ही पता है कि फ्यूचर में होने वाले एस्टिमेटेड लॉसेज के लिए हमें पहले से क्या कर लेना चाहिए, प्रोविजन बना लेना। तो लॉसेज यदि होगा तो आपको पहले से प्रोविजन बना लेना। ठीक है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड हमने काफी बातें की, लेकिन इसमें भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मतलब आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो नोट्स के रूप में क्या क्या चीजें आपको दिखानी चाहिए। एक तो रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट से, आपको वो दिखाना चाहिए। कॉस्ट कितनी लगी है अभी तक या फ्यूचर में लगने वाली कितनी है वो दिखाओगे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितने परसेंट काम आपने पूरा कर दिया है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट्स के रूप में दिखाओगे आप। एडवांस पेमेंट आपको कितना मिल चुका है कॉन्ट्रैक्टी से, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। रिटेंशन मनी, कितना पैसा आपका कॉन्ट्रैक्टी ने रोक लिया है, अभी तक दिया नहीं है, वो भी आपको दिखाना। ये सारे नोट्स में आपको दिखाने पड़ेंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें इतना ही डिस्कस करना है, इससे ज्यादा डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। इस एएस के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 पे यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन इसका केवल नाम ही याद रखना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। क्यों जरूरत नहीं है, पहले भी आपको बता चुका हूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विड्रॉ कर लिया गया है, अब ये अस्तित्व में नहीं है। इसकी जगह पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 इश्यू हो चुका है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लीटली हटा लिया गया है। नाम तो आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 है, नाम तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसको हटा लिया है, तो अब इसकी डिटेल पढ़ने की आपको बिल्कुल की रिक्वायरमेंट है। तो आज हमने 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट किए, 5th, 6th, 7th और, तो इनको अच्छे से देखना, समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर ले। कौन